हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सब लोगों का वेलकम लक्ष्य जेई 2026 बैच में। और हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बैच में। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं भाई सब लोग, एक बार फटाफट से बता दे जरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे कैसे हैं सारे लोग, कैसे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब बढ़िया हो, एकदम जोरदार जबरदस्त। और पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। यस, मस्त एकदम। सबकी पढ़ाई चल रही है बढ़िया ढंग से। हाँ जी। तो जिस पल का बेसब्री से इंतजार था आप सब लोगों को, है ना, वो दिन आज आ चुका है। और मुझे भी इंतजार था इस बैच में पढ़ाने का। लक्ष्य जेई बैच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का वो पोर्शन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उस पोर्शन को हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको भर भर के नंबर देता है ना। और आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से। आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। यस। और एक खास बात और है जो इस बैच के साथ जुड़ी है, वो ये है कि लक्ष्य में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ा रहा हूं, है ना। लक्ष्य में मैं फिजिकल पढ़ा चुका हूं, अर्जुना में फिजिकल पढ़ा दिया, अर्जुना में इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया, प्रयास में इनऑर्गेनिक भी पढ़ा दिया, प्रयास 2.0 में फिजिकल भी पढ़ा दिया। लक्ष्य में इनऑर्गेनिक पहली बार पढ़ा रहा हूं। तो मेरे लिए भी ऐसे मानिए कि ये जो बैच है ये अपने आप में मतलब एक नया लर्निंग होगा, है ना, कि क्लास 12th का बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से पढ़ता है ना। तो मेरे लिए भी ये पहली बार हो गया, है ना। तो ये भी खास है ना, अपने आप में। हाँ। और इस बैच की एक खास बात और मैं बताऊं, लक्ष्य बैच की, जब मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, है ना, और उस साल मेरा पहला जो लाइव बैच था वो लक्ष्य 1.0 था, है ना। ऑब्वियस आप उस बैच में नहीं थे, उस बैच के पार्ट नहीं थे, बट सबसे पहला लाइव बैच जो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे था वो लक्ष्य 1.0 था। और उस साल मैंने लक्ष्य 1.0 में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया था, है ना। आज से करीबन 2-3 साल पहले वो टाइम था। तो लक्ष्य बैच हमेशा से ही जैसे ही नाम आता है ना लक्ष्य का, मेरे लिए वो मेमोरीज है इस बैच की जो हमेशा जुड़ती है। और पहला लाइव बैच पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे आज से 3 साल पहले, आप समझिए कितना बड़ा बैच हुआ करता। आज भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बैच होगा जेई का। लक्ष्य, अर्जुना 1.0, प्रयास 2.0, ये वाले बैचेस होते हैं। बहुत अच्छा बच्चा इस बैच से आता है, हर बार बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत शानदार सिलेक्शन ये वाला बैच देता है। और बहुत सारा प्यार मिला मुझे उस साल बच्चों से, और उसी की बदौलत है कि आज मेरे पास लक्ष्य, अर्जुना, प्रयास ये वाले बैचेस हैं। और इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो फिजिकल हो, सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं, है ना। आ, इस बैच के बारे में अगर मैं थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट करना है ये वाला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है कि क्लास 12th में पढ़ाने की जरूरत है ना। ड्रॉपर जो बच्चा होता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अलग तरीके से पढ़ा सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में उसका तरीका मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तरीका क्या है, क्या तरीका मैं काम में लेने वाला हूं, कैसे हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि कम टाइम में हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा रहे,
है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और वो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों, है ना, कुछ बच्चे आप में से ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने मेरे से अर्जुना 1.0 या फिर अर्जुना 2.0 में कभी पढ़ा हो, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास अर्जुना 1.0 भी था, अर्जुना 2.0 भी था। 1.0 में मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, 2.0 में फिजिकल पढ़ा रहा था। तो मैं आप लोगों से एक वोट टाइप पोल है, मैं आपकी स्क्रीन पर देना चाहता हूं, है ना, एक वोट टाइप पोल होगा जो मैं आपकी स्क्रीन पर दूंगा। ये सिर्फ ये जानने के लिए कि आप में से कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे से पढ़ चुके हैं, है ना, जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट ईयर पढ़ा हो। तो जिस भी बच्चे ने क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ा, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी बच्चे इस बैच में जो इस समय लाइव हैं, जिन बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का मेरे साथ पढ़ा है, एक बार के लिए मैं चाहता हूं बच्चे थम्स अप करेंगे। जिन बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से नहीं पढ़ा लास्ट ईयर अर्जुना में, वो थम्स डाउन करेंगे। यस, ठीक है। तो ये मैं पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, है ना, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया, वोट टाइप का पोल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ा है मेरे से, थम्स अप, नहीं पढ़ा थम्स डाउन। यस, ये दो चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आपको रिप्लाई करना है, एक्चुअल रिप्लाई करो, मुझे पता लगेगा कितना प्रतिशत बच्चा ऐसा है जो मेरे पढ़ाने के तरीके से वाकिफ है, उसको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, है ना। ये मेरे जानना मेरे लिए आसान हो जाएगा काम, है ना। तो एक बार फटाफट से रिप्लाई करो जरा। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ हाँ, वन शॉट पढ़ा हो यूट्यूब पे तब भी आप लोग थम्स अप कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ा है कहीं ना कहीं, वो थम्स अप कर सकते हैं, है ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो। यस, फटाफट से बता दो जरा। हाँ, ये क्यों कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि पता रहे कि हाँ इतना बच्चा ऐसा है जो जिसको पता है कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, है ना, सिर्फ ये बैच उसलिए है। ठीक है, चलो बस रिजल्ट पोल का फटाफट से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम गजब बात हो गई है, बहुत बढ़िया। लगभग 55-56% बच्चा ऐसा है जिसको ये पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कैसे पढ़ाता हूं। ये बहुत बढ़िया बात है ना, और मेरे लिए ये बहुत ही आसान चीज हो जाएगी यहां से टैकल करना, क्योंकि उनको मेरी पढ़ाने के तरीके के बारे में पहले से पता होगा। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों से और चाहता हूं, है ना, मैं आप लोगों से और चाहता हूं। मेरे हिसाब से आप लोगों को यह पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में कौन कौन से 12th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, है ना। हम लोग शुरुआत हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करेंगे, है ना, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है। यस, पता है क्या? पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, अरे मतलब लगभग 55 से 60% के मतलब बीच का मैं मान लेता हूं ना, इतना परसेंटेज रहा होगा। यस, देखो अगर मैं क्लास 12th की बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है ना। जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है वो हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये एक चैप्टर है। एक चैप्टर हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, ये पता ही है तुम्हें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक हमारा चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक चैप्टर हमारा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस, ये भी आता है सर, क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना, जिसको आप लोग सोल्ट एनालिसिस भी बोलते हो, ये आता है। और एक चैप्टर आता है सर हमारा मेटलर्जी। अरे बोलिए मुन्ना दादा, क्या इनके अलावा भी कोई चैप्टर है तो बता दो जरा। इसमें से अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेटा ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस में है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस में है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है बेटा, वो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस में है। लेकिन ये जो मेटलर्जी है सर, ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस में है। यस, और मैं आपको बताऊं, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो जेई एडवांस के सिलेबस में है। ये जेई मेंस के सिलेबस में भी है और ये जेई एडवांस के सिलेबस में भी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ पोर्शन पी ब्लॉक एलिमेंट का सिर्फ मेंस के सिलेबस में, एडवांस में नहीं है, और एडवांस में तो सारा सब कुछ होता ही है ना। बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो एडवांस के सिलेबस में है लेकिन मेंस के सिलेबस में नहीं है। किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट का। कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। यस, ये वो वाले चैप्टर्स हैं। अब ब्राइटनेस कम है बेटा, आज इस क्लास के लिए ब्राइटनेस थोड़ी सी आप
आप ना आज वाली क्लास में थोड़ा सा हजम कर लो ब्राइटनेस को, है ना। इसको अगली क्लास में हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार के लिए देखते हैं, देखिए हाँ चलो अभी शायद कुछ ठीक हो जाए, है ना। यस हाँ, अगर ब्राइटनेस कम है तो कोई बात नहीं, ये जो पहली क्लास है आज वाली फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा हजम कर लो, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको ठीक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो मेरे हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। यस हाँ, अब एक बात और मुझे बताओ, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जल्दी बताओ। कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीबीएसई, क्योंकि तुम 12th क्लास के बच्चे हो, 12th क्लास का बच्चा है, उसको बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, उसको मेंस के लिए भी पढ़ना है और एडवांस के लिए भी पढ़ना है ना। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पूरा का पूरा है तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में। यस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी है, बिल्कुल है सर। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी एक तरीके से अगर मैं कहूं तो है ही ना। अरे सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सर हमें लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह भी तो करने होते हैं सर, ये बोर्ड के सिलेबस में ये भी है ना। हालांकि हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स और कैसे होता है बोर्ड में, है ना, बोर्ड में कैसे काम चलता है, क्या होता है, ये तुम लोग जानते ही हो, है ना। कोई एक्सपेरिमेंट खुद से करता नहीं है ना, वो अलग कहानी है, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, डार्क रियलिटी है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन मेटलर्जी जो है ये हमारे बोर्ड के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, है ना, ठीक है सर। तो बोर्ड में अगर मैं देखूं तो ये जो चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बड़ा वेटेज नहीं रखता, है ना। ये जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड में बड़ा वेटेज नहीं रखता, लेकिन जेई एडवांस में बहुत बड़ा पोर्शन रखता है ना, बहुत बड़ा पोर्शन रखता है। पी ब्लॉक भी नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन है, डी एंड एफ ब्लॉक है मेनली, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सिर्फ प्रैक्टिकल में काम में आता है, मेटलर्जी है नहीं, पी ब्लॉक है नहीं, बस खत्म हो गया काम। यस, तो अब बात यह आती है कि एक तो होता है कि सर जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा। नहीं मतलब तुम्हारे भी तो यही होता होगा ना बोर्ड में यार, मतलब ये जो भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, हमारे टाइम पे बोर्ड में क्या होता था मैं आपको बताऊं, और तुम्हारे टाइम पे भी यही होता है अभी ना, क्या होता है, हाँ कि साहब एक बंदा आता है प्रैक्टिकल लेने कहीं और से, है ना, जैसे ही स्कूल में आता है, स्कूल में उनकी खातिरदारी होती है जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से, है ना, राजा की तरह उनको पलकों पे बिठा के रखा जाता है ना, होता है ना। अबे हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास के टॉपिक नहीं है, थप्पड़ मार दूंगा मैं, हैं अभी से मजे लेने लगे हो। यस, वो बंदा आएगा बढ़िया खातिरदारी एकदम, चाय नाश्ता पानी एकदम गजब, है ना, चारों तरफ से एकदम जबरदस्त तरीके से उसकी खातिरदारी होती है, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी दिए जाते हैं, है ना, और बदले में आपको क्या मिलता है, बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं, जबरदस्त नंबर मिल जाते हैं, काम बन जाता है ना। अब यही रियलिटी है ना, अब क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो और स्कूल में अगर आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस सोल्ट एनालिसिस हो रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है उस क्लास को कभी मिस मत करना। क्योंकि चलो ठीक है, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट यहां पर करेंगे कि इसमें ये डाल दिया तो ये कलर आ गया, इसकी स्मेल ऐसी होती है, इसकी कलर, ये जो गैस निकलती है इसका कलर ऐसा होता है, इसकी स्मेल ऐसी होती है। ये चीज एक जब आप प्रैक्टिकल करते हो और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, आप सीखते हो, आपको लंबे टाइम के लिए वो चीज याद रखती है। अपने हाथों से अगर मान लो दो चीज को मिलाओ और तीसरा कलर निकल जाए, मजा आ जाता है, वो चीज हमेशा के लिए याद रहती है ना। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, अगर 12th क्लास आप बोर्ड के बच्चे हो, आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो और आपकी स्कूल के अंदर सोल्ट एनालिसिस अगर हो रहा है, तो फॉर गॉड सेक आप उस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्लास में जाएं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत चीज याद रहेगी, आप बहुत सारा सोल्ट एनालिसिस अपने स्कूल में ही सीख लोगे, ठीक है। हाँ वो डमी डमी डुमी जो भी है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो स्कूल जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है, हाँ ठीक बात है सर। अब क्योंकि जो मेटलर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस का पार्ट है, तो इसको तो हम लोग पूरा अलग से ही पढ़ेंगे, है ना, इसको मेंस में, है ना, साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा अलग से ही पढ़ाया जाएगा। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, देखो जो मैंने सोचा है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा और जानना चाहता हूं, जो मैंने सोचा है पी ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि अभी महीना चल रहा है सितंबर, है ना, और सितंबर लगभग 8-10 तारीख लगभग हो चुकी है, 1/3 सितंबर हो चुका है, अक्टूबर में आपकी छुट्टी आ जाएंगी, दिवाली वाली भी आएगी,
है ना। फिर उसके बाद आपके प्री बोर्ड और बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती है। तो जो मैंने सोचा, और जब मैं प्रयास में भी पढ़ाता हूं, प्रयास में भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया, और जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि जब बच्चे को ये बोला जाता है कि ये जो टॉपिक है ये मेंस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है, तो मैंने देखा है क्लास में जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि कई बार बच्चे को ये लगता है कि पहले मैं मेंस तो कर लूं, मेरा तो भैया बोर्ड भी है, पहले मुझे मेंस का पेपर भी तो देना है, एडवांस तो उसके बाद है, और सर मेरा मेंस और एडवांस में एक अच्छा खासा गैप भी होता है, मैं उस समय भी प्रिपरेशन कर सकता हूं। तो सर मुझे अभी आप एडवांस क्यों पढ़ा रहे हो? सर ये टॉपिक मेन के सिलेबस में है ही नहीं, तो पहले क्यों करवा रहे हो? ये चीज मैंने देखी है कि मैक्सिमम बच्चा क्लास में अटेंडेंस बहुत ही कम रहती है, बच्चा देखता उसको अटेम्प्ट के बाद ही है। यस, है ना। तो मेरा जो सोच है, जो मेरा मानना है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेंस और एडवांस में कोई डिफरेंशिएट करके नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, चाहे उसमें मेंस हो चाहे उसमें एडवांस हो, सब कुछ, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेंस में है या एडवांस में, सब कुछ पढ़ेंगे। यस, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ाऊंगा कि ये मेंस के सिलेबस में है, पहले मैं मेंस का सिलेबस पूरा कवर करूंगा। यस, जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस हो एडवांस हो सब कुछ निपटा देंगे। ये तो वैसे ही अलग से पढ़ाना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ाया जाएगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, मेंस एडवांस जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। यस, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि मेंस के लिए हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। एक टाइम पे मैं आके ये बोल दूंगा कि भैया ये लो, मेरी तरफ से पूरा मेंस का सिलेबस खत्म हो चुका है, और उसमें एडवांस भी आ चुका होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एडवांस आ चुका होगा, डी एंड एफ ब्लॉक का एडवांस आ चुका होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है, जैसे मान लो पी ब्लॉक का कुछ पोर्शन, मेटलर्जी का कुछ पोर्शन। अब कई बच्चा ऐसा होगा जिसको एडवांस के लिए तैयारी करनी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहा है। जब वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहा है तो उन टॉपिक्स को अभी के लिए छोड़ सकता है। एक बच्चा जो कहता है कि नहीं सर मैं तो एडवांस भी पढ़ रहा हूं, मुझे तो एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आपको एडवांस का टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज ज्यादा सही है। आपको क्या लगता है? हाँ, आप बताओ जरा, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से मुझे तो ये चीज ज्यादा सही लगती है। कम से कम टॉपिक कुछ नहीं छूटेगा ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर कोई चीज छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि कौन सी चीज कब पढ़ाई जाए। यस 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 यस, क्या क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ये तरीका, क्या ये जो स्ट्रेटजी है, क्या ये सही तरीका है? क्या ये स्ट्रेटजी सही है? लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब आप मेंस की एग्जाम में बैठो चाहे एडवांस के एग्जाम में बैठो, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो उस पेपर में होंगे, सारे देखे हुए क्वेश्चंस होंगे, आपको पता होंगे कि ये चीज मुझे सर ने पढ़ाई है, ये चीज मुझे यहां लिखवाई गई है। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, है ना। और आपको विश्वास करके, इसी विश्वास के साथ इस बैच में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मैं हमेशा लास्ट ईयर भी और हर साल में बच्चे को एक ही बात कहता हूं कि यार किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विश्वास और कॉन्फिडेंस। बच्चे को सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं इस एग्जाम के लिए बना हूं, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, मैं उस एग्जाम के लिए जो भी मेहनत चाहिए वो एग्जाम में सारी मेहनत करने को तैयार हूं। और दूसरा, बिलीफ, विश्वास होना जरूरी है। खुद पे विश्वास सबसे पहली चीज। दूसरा, टीचर जो आपको यहाँ पढ़ा रहा है उसके ऊपर विश्वास और हो, है ना, कि यार ये टीचर है, ये मेरी नैया पार लगा देगा। आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स इस टीचर से पढ़नी है क्योंकि इस टीचर के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, उस टीचर से आप लोग पढ़ें। बार बार जंप ना करें, दो चीज यहां से पढ़ के आए, दो चीज यहां से सीख के आए, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। आपको लगता है कि यहां से मुझे ज्यादा समझ में आएगा, यहां से ज्यादा आएगा, वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जिससे आपकी रेजोनेंस सेट हो जाए, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, उस पर विश्वास करके आप साल भर उसके साथ बने रहिए। आप जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनकी एआईआर बहुत अच्छी आती है, उनसे आप कभी भी पूछिएगा, वो ऐसे फ्रीक्वेंट ऐसे नहीं भागते कि दो टॉपिक यहां से, दो टॉपिक यहां से, दो यहां से, दो यहां से, नहीं, है ना। पूरा साल भर एक ही टीचर से उनकी पढ़ाई होती है और वहां से उनको रिजल्ट निकाल के आता है। और मैं कम से कम इतना विश्वास में आपको दिला सकता हूं कि सारी चीज आपको यहाँ नोट्स में लिखाई जाएगी, सारी चीज यहाँ समझाई जाएगी। और क्योंकि आप में से बहुत सारा बच्चा, मोर देन 50% बच्चा मेरे से पहले पढ़ चुका है, उसको पता है कि मैं सिर्फ बात ही नहीं करता, जो चीज मैं बोलता हूं वो क्लास में करवाता हूं।
रही बात सिलेबस कंप्लीशन की, सिलेबस को डिले करना या बहुत लेट कंप्लीट करना ये मेरे नेचर का हिस्सा कभी नहीं रहा है। यस, सिलेबस मेरा हमेशा ऑन टाइम खत्म होता है, जब बताया जाता है उसी समय खत्म कर देता हूं, कई बार उससे पहले भी खत्म कर देता हूं, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल टाइमली या फिर बिफोर टाइमली हम लोग सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिलेबस कंप्लीशन हो, अपनी क्लास का माहौल हो, क्लास का एनवायरनमेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि मैं तो हूं अकेला और आप मेरे सामने बैठने वाले हो लाखों बच्चे। तो इस क्लास में कितना इफेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे, कितना इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करेंगे, ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरे साथ साथ और मेरे से ज्यादा डिपेंडेंसी होती है आप लोगों की। और क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी, और हमेशा 12th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैच्योर बंदा होगा, वो एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपने एफर्ट्स दे रहा है। तो फालतू की स्पैम करना, किसी के साथ अनसेंट बात करना, किसी को गाली गलौज करना, ये सारी चीज आप लोग नहीं करोगे। और ये टाइम वो वाला टाइम आ चुका है अब, जब करो या मरो की स्थिति हो चुकी है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये वो टाइम होता है जब तक एक सिंसियर बच्चा लास्ट तक बना रहता है, और एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं मतलब है पढ़ाई से, वो वैसे ही क्लास से हट जाता है, धीरे 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 वो भाग जाता है क्लास से, है ना। और इस समय तक मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस क्लास में, इस बैच में सिर्फ वही बच्चा बचा है जिसका गोल इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स अटेंड करना है और एक अच्छी कॉलेज में पहुंचना है, अपना, अपने घर वालों का, फैमिली का सपना है वो पूरा करना है। यस, तो मेरी तरफ से आपको कभी भी क्लास में ये कंप्लेंट नहीं आने दी जाएगी कि यार क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा मेरी क्लास के साथ नहीं होता है। जनरली हम लोग मैक्सिमम जो टाइम होता है क्लास का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट करते हैं। क्योंकि आज ये अपनी पहली क्लास है तो इस वजह से थोड़ी बहुत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे नए भी हैं जिनको नहीं पता मैं, मेरा जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से मैं सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। एक बार वो भी बात कर ली, कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इफेक्टिवली पढ़ा जा सकता है, वो भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं ना। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होगी, है ना। हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट करेंगे, है ना। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है मेरी क्लास में कि यार सर तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना, मतलब क्लास में बहुत ज्यादा मुझे वो कंटेंट दिया जा रहा है ना, सर बात कम करते हैं, है ना, कोई, है ना, इधर उधर की बात थोड़ी कम होती है। वो जनरली मेरे साथ ऐसा ही है, मैं आपको पहले ही बता दूं। पढ़ा मैं ईमानदारी से देता हूं, बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट से पढ़ाता हूं, लेकिन कई बार ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो मैं नहीं कर पाता हूं, है ना। मैं कोशिश करता हूं लेकिन नहीं होती कई बार। तो मेरे हिसाब से आप लोग उस चीज को समझेंगे कि उसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत है कंटेंट की, जो आपको इस बैच में मिलेगा, इस क्लास में मिलेगा। तो आप कंटेंट के लिए आए हैं, अपना सिलेबस टाइम पे कवर करने के लिए आए हैं, अच्छे मार्क्स के लिए आए हैं, सो आपको निराशा नहीं होगी इस बैच में, है ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मसाले के लिए आए हैं, है ना, कुछ बहुत ज्यादा मतलब अलग चीजों के लिए आए हैं, शेरो शायरी के लिए आए हैं, नाच गाने के लिए आए हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मैं निराश करूं, क्योंकि ये चीज शायद आपको ना मिले। यस, लेकिन पढ़ाई की अगर जहां तक बात है उसमें मेरा एफर्ट आपको दिखेगा कि हाँ यार बंदा सिंसियर है, क्लास में आता है, सिर्फ पढ़ाता है और चला जाता है ना, कोई फालतू की बात नहीं। थोड़ी बहुत कभी इधर अपनी आपस की बात होगी वो कर ही लेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, डन है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा ना, इस बैच को अच्छा चलाने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे लास्ट पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल हमारा हो चुका है, ऑर्गेनिक हमारा हो चुका है, इनऑर्गेनिक सबसे लास्ट पोर्शन है, ये हम लोग कर रहे हैं। सिलेबस टाइम पे खत्म करना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिससे कि हमारा रिवीजन के लिए में खूब सारा टाइम मिले, बढ़िया 2-3 बार रिवाइज करें, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसे में साला धमा चौकड़ी मचा दें। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सारी दुनिया तैयार नहीं है, हम तैयार रहें और उसमें बढ़िया मार्क्स ला दें। काम ही खत्म। सेकंड अटेम्प्ट तक एडवांस के लिए बढ़िया तैयारी करेंगे और एडवांस के लिए खूब सारा टाइम मिल जाएगा हमें ना। हमारा टारगेट होना है, हमें टारगेट करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आप सेकंड अटेम्प्ट का मत सोचो अपने दिमाग में, आप ये सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक दुनिया तैयार नहीं है बेटा। बहुत कम लोग होंगे जो सिलेबस अपना कवर करेंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ाई करेंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। तो कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा परसेंटाइल कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट तक तो सारी दुनिया तैयार होगी, सब हथियार तलवारें लेके एकदम खड़े होंगे कि आने दो सेकंड अटेम्प्ट, मार काट मचा देंगे साला, है ना। उस समय तक तो सारी दुनिया तैयार है। तो उस समय आपको अच्छा स्कोर करने के लिए ज्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए कम मार्क्स की जरूरत है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें, हमारा टारगेट यही है ना। और सिलेबस टाइम पे कवर करना, ये सारी चीज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इफेक्टिवली पढ़ी जा सकती है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री की तरह है नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे कम टाइम लेगी डीपीपी सॉल्व करने में, सबसे कम टाइम लेगी पीवाईक्यूज करने में, सबसे कम टाइम लेगी मॉड्यूल सॉल्व करने में, सबसे कम टाइम लेगी रिवीजन करने में। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे सिर्फ एक चीज चाहती है, वो है मल्टीपल रिवीजन। आज से कसम खा लो, और कसम मेरी मत खाना, कि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उससे पहले मैं पिछली क्लास का रिवाइज करके आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी टाइम मिले, कम से कम मैं नोट्स तो जरूर रिवाइज करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। भले ही मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाया, मैं मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाया, मैं डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन मैं पिछली क्लास में जो मुझे पढ़ाया है वो एक बार 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बढ़िया रिवाइज करके आऊंगा। ये सबसे पहला प्रॉमिस है जो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करके आओगे तो मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक भी टॉपिक बीच में मिस हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो उससे नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, और पूरा चैप्टर हमारा कॉन्फिडेंटली तैयार नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस चैप्टर में, है ना। और फिर तुम्हें लगेगा कि टीचर ने कहीं पर कमी रखी है या मैंने ही कुछ कमी रखी है ना। वो आपको खुद पे से एकदम से विश्वास सा नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि साला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं धड़ाम से करके आ जाऊंगा। ये विश्वास तब आएगा जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये काम आपको बढ़िया ढंग से करके आना है। दूसरी चीज, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग ये पढ़ें। देखो, मेनली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है ना, उसमें मेनली जो पोर्शन काम में आएगा वो ऐसे मान लो थोड़ा बहुत पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और सर थोड़ा बहुत, अरे सर थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग भी तो काम में आएगा सर। हाँ जी, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपके काम में आने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये दो चैप्टर काम में आएंगे, यस। अब क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो यहां लिख रहे हैं साहब 11 तो हमारा वेस्ट है सर, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। देखो यार, आपका 11th वेस्ट है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। मैं पूरा क्लास 11th वापस आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा इस बैच में, है ना। आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो सर हम क्या कर सकते हैं, इन चैप्टर को हम लोग कहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर हमारे पास पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम भी नहीं है। हम सर ये दोनों चैप्टर पूरा पूरा तो पढ़ नहीं सकते वापस से, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तो सर क्या करें, एक चीज समझ लो, आप एक काम करना, लास्ट ईयर का मंजिल है ना, लास्ट ईयर का जो मंजिल, लास्ट ईयर मतलब इसी साल का मान लो 2025 का जो मंजिल है, इस बार जो पेपर दिया बच्चों ने, मंजिल सीरीज में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, यस। और ये जो दोनों चैप्टर है, ये जो दोनों चैप्टर है आपके केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये मेरे हिसाब से 11 से 13 घंटे के लेक्चर्स हैं, अगर आप 1x की स्पीड में देखते हो तो, है ना। कितने घंटे के, 11 से 13 घंटे के लगभग, इतना 11 से 13 14 इतने लगभग ये दोनों चैप्टर मिला के हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत, अगर आप इसको 2x में देखोगे ना भाई, अगर आप इसको 2x में देखोगे तो 6 to 7 आवर्स लेगा ये, बस 6 to 7 आवर्स पूरा, और वो भी तब जब पूरा पढ़ोगे। 2x में देखोगे 6 से 7 घंटे में दोनों चैप्टर बढ़िया ढंग से रिवाइज हो जाएंगे, और मेरी गारंटी है उतना ही तुम्हें चाहिए होगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ 6 से 7 घंटे देने हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये 6 से 7 घंटे दे पाओगे क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जबरदस्त करने के लिए अगर कोई 6 से 7 घंटे आपसे मांग रहा है तो क्या आप दे पाओगे क्या? क्या लगता है? यस, जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको? नहीं, पी ब्लॉक का इतना जरूरत नहीं है, पी ब्लॉक का इतना जरूरत नहीं है। पक्का, पक्का एकदम। तो जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे को अच्छे से रिवीजन करना हो, मंजिल सीरीज मैंने बता दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले, काम खत्म है, कुछ नहीं करना भाई इसके बाद में,
कोई भी जो कॉन्सेप्ट पीछे का होगा ऑब्वियस है मैं उसका थोड़ा पोर्शन यहां कवर करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ये बोल दूंगा ये तो तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, तुम चिंता मत करना। तुम साला ऐसे सोचो कि ये तो मास्टर मतलब बिल्कुल ही सब कुछ उड़ा रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ नहीं उड़ाया जाएगा, यस, लेकिन हाँ वो उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाए जितना कि 11th क्लास में पढ़ता था, ये हो सकता है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा 6 से 7 घंटे आप निकालिएगा और इसको अगले इसी वीक में कवर करने की कोशिश कीजिए, है ना, इसी वीक में, है ना, दिस वीक, है ना, दिस वीक, इसी वीक में ये दोनों चैप्टर 6 से 7 घंटे निकाल के रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको मजा आ जाएगा एकदम। क्योंकि अभी तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत रहेगी, शुरू के तो 2-3 चैप्टर आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो वो आप लोग एक बार के लिए देख लेना, ठीक है, पक्का। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन कंपाउंड्स और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होती हैं, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम यही 2 पोर्शन कर पाएंगे ना, इसमें अगर टाइम रहा तो कर लेंगे, टाइम नहीं रहा तो ये 2 पोर्शन तो हमें कंप्लीट करने ही है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर पाया। हाँ, नोट्स का क्या करना, हाँ ये क्वेश्चन आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, सर नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। मैं तो ये कहूंगा वो मूर्ख होगा जो क्लास नोट्स नहीं बनाएगा। आप जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि बिना नोट्स पढ़ाए काम हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं आपसे मूर्ख, आपसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है, ठीक है। आगे पीछे की मैं बात नहीं करूंगा, जितनी बात मुझे समझानी थी मेरे हिसाब से एक लाइन में बात आपको समझ आ चुकी है, इसके पीछे आगे मैं बात नहीं करूंगा। उसने वो कहा, इसने ये कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, मैं इन सारी चीजों से दूर रहना चाहता हूं, ठीक है। मेरा अपना ये मानना है, हालांकि मैं ये चीज आप पे थोप नहीं रहा हूं, है ना, मेरा अपना मानना ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बनाना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े गुनाह जैसा है। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, है ना, ये बात मैं क्यों कहता हूं और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। आप कोई बुक परचेज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बिल्कुल परचेज कीजिए बुक, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो मार्केट में इस समय अवेलेबल है, आप बिल्कुल बुक्स परचेज कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, और रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से रिलेटेड, आप बिल्कुल बुक यूज। लेकिन नोट्स की जगह कभी भी कोई भी बुक नहीं ले सकती, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है ना। और ये चीज मैं आज बोल रहा हूं, आज से 10 साल पहले भी मैं यही बात बोलता था, आज से 10 साल बाद भी मैं ये चीज बोलूंगा। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपको कोई चीज कुछ बोलने के लिए कहूं तो इंसान कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने के लिए कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, है ना। आप कुछ भी बकवास कर सकते हो, जैसे तुम में से कई लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं किसी टॉपिक के ऊपर मुझे लिख के बताओ, मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, बेटा जब आप लिखते हो ना, लिखने से पहले आप रिकॉल करते हो दिमाग में। जब आप ये लिखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, जब ये बात लिखोगे, लिखने से पहले दिमाग में उसको रिकॉल करोगे, दिमाग में रिवाइज करोगे, तो जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो वो लिखने के साथ साथ रिवाइज भी होती है। लिखने के लिए सोचना पड़ता है मेरे भाई, बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। और इसी वजह से मैं कहता हूं लिखना जरूरी है। इसी वजह से बोला जाता है कि लिख लिख के याद करो, बेवकूफ नहीं है जो ये बोलते हैं कि लिख लिख के याद करो, वरना तो कोई बोल देता बुक्स में तो लिखा है ना, पढ़ते पढ़ते याद कर लो, कोई बोलता है क्या? ऐसे नहीं बोलता, हर कोई ये कहता है लिख लिख के याद करो। लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है, क्योंकि हम लिखने से पहले सोचते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, एडिशन कंपाउंड लिखा हुआ है, आप पढ़ के निकल सकते हो, आप दिमाग में बिना कुछ सोचे समझे निकल सकते हो, एडिशन कंपाउंड टर्म्स यूज, क्लासिफिकेशन निकल गए। लेकिन मैं यही बोलूं कि तुम अपनी कॉपी में लिखो, तो आप एडिशन कंपाउंड लिखोगे ना तो 3 बार बोलोगे एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स। सोचो, एक लाइन 3 बार रिवाइज होती है, लिखना जरूरी है। और दूसरी चीज, जिस दिन आपको पढ़ना है, जिस दिन आपको रिवीजन करना है, उस दिन सारे नोट्स एक जगह पे लिखे हुए हैं, साला खट से उठाएंगे, जो मर्जी हो जहां से उठाओ, रिवाइज कर लिया।
हम नोट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें नोट्स में दिखा ये वाला टॉपिक यहां से मिला, आपने कोई बुक पढ़ी, आपको बुक में एक अच्छा टॉपिक मिल गया, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया, उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लिया। एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लिया, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं नोट्स, और बार बार रिवाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई नोट्स बनाओ, मेरी क्लास में बिल्कुल बनाओ, हाथ जोड़ के बोलूंगा। एक टाइम के बाद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि नोट्स नहीं बनाना कितना बड़ा गलती किया आपने। हो सकता है आज ना हो, क्योंकि आसान है ना, सिर्फ मेरी शक्ल देखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना है, नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंसान हमेशा वो रास्ता चुनता है जो आसान होता है ना। मुश्किल रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इस वजह से वहां थोड़ी भीड़ भी कम रहती है, नहीं क्या। तो लेकिन उस रास्ते पे चलने में मजा बहुत आता है ना। सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि भीड़ कम है, स्पीड से चलते हो, है ना। तो ऐसा पछतावा आपको ना हो, इस वजह से मैं चाहूंगा आप लोग नोट्स बनाएं, फ्रॉम डे वन बनाएं। जो क्लास में मैं लिख रहा हूं वो चीज जरूर लिखें, ठीक है। और इसके बाद आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, मतलब आप अगर कन्विंस हो रखे हो कि नोट्स नहीं बनाने से काम हो जाएगा, इट्स योर चॉइस, ठीक है, वो आप लोग देख लें। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये चीज सही है, नोट्स बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी रीड करनी है क्या बेटा? एनसीईआरटी आप अपनी श्रद्धा के लिए रीड कर सकते हो, है ना, अपनी मर्जी के लिए रीड कर सकते हो, है ना। आपको ऐसा लगे कि रीड मुझे करना है तो कर लो, है ना। एज सच मेरे हिसाब से तो इतनी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख लेना आप लोग, है ना। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे नोट्स में कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई है ना। जब तुम एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी की तुम एक एक लाइन लिखो देखोगे, और तुम्हें लगेगा कि साला ये तो सारा सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, और इससे कई बढ़िया लिखा हुआ है, इससे कई बढ़िया कॉन्सेप्ट मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चंस मेरे नोट्स में लिखे हुए, तभी तो तुम्हें खुशी का एहसास होगा, तभी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे नोट्स की कीमत क्या है, तभी तो तुम्हें विश्वास आएगा कि तुम मेंस एडवांस सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं चाहता हूं तुम लोग एनसीईआरटी करो, मैं चाहता हूं तुम लोग एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो, तुम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, है ना। तो बिल्कुल करना, आप जरूर करना। यस, बहुत बढ़िया। आ जाइए, हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धमाकेदार शुरुआत हम लोग आज से करने जा रहे हैं। एक बार के लिए सारे लोग फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर शुरुआत कर दी जाए। सब लोगों से मैं थम्स अप चाहता हूं। यस, मैं सब लोगों से थम्स अप चाहता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं कि सर स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। फटाफट कर दो जरा। यस, हाँ जी, हाँ जी, बालक बालिकाएं सारे लोग। अब क्योंकि बातें होगी खूब सारी भाई, 35-40 मिनट बातें हो गई यार, है ना। लेकिन ठीक है, बातें भी जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपके भी दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स मुझे लगता है मैं क्लियर कर पाया हूं, और साथ साथ हम लोग बातें तो करते ही रहेंगे यार, क्लास के बीच बीच में भी चलता रहेगा, है ना। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तुम में से कई लोग बोर भी हो चुके होंगे, बोले मास्टर कितना बोलेगा, पढ़ा भी दे कुछ, है। हाँ, चलो भाई, आज की तीसरी क्लास है मेरी, है ना, थर्ड क्लास। तो आइए 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 सर, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहली चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एडिशन कंपाउंड्स के बारे में, है ना। क्या किसकी बात करेंगे? एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। छोटी सी डेफिनेशन होती है एडिशन कंपाउंड्स की, और दुनिया इसको कुछ जगह पर इसके बारे में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी लिखा होता है। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स? सुनिएगा मेरी बात, है ना। डेफिनेशन तो चलो ठीक है आपके सामने लिखिए, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 सब्सटेंस है ना। आपने केसीएल का नाम सुना है, पोटेशियम क्लोराइड होता है ना। और आपने इसमें साथ में ऐड कर दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में ऐड कर दिया वाटर, है ना। ये 3 चीजें ली, और इन तीनों चीजों को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया आपने। क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, कूल कर दिया। सर मेरे पास KCl है, MgCl2 है, वाटर है, और ये तीनों अपने आप में स्टेबल कंपाउंड्स है। KCl स्टेबल है, MgCl2 स्टेबल है, और वाटर स्टेबल है। और देखिए इसका 1 मोल इसके 1 मोल इसके 6 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक फिक्स स्टोइचियोमेट्री में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बनेगा?
जैसे ही मैंने इसको ठंडा किया, सर बन गया KCl.MgCl2.6H2O। दुनिया इसको कार्नेलाइट के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है बेटा? कार्नेलाइट के नाम से जानती है। और ये जो कंपाउंड्स बना है, इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है एडिशन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या फिर इसको अडक्ट भी बोला जाता है। कई जगह पर इसको पता है क्या बोला था? अडक्ट, अडक्ट, है ना। अरे अलग अलग लोगों के अलग अलग चोचले हैं भाई, तुम पूछो मत। अडक्ट भी इसको कुछ लोग कहते हैं। जब जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपस में एक फिक्स स्टोशियोमेट्री में रिएक्ट करें। देखो फिक्स स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री आप लोग समझते हो, फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करें कि भाई इसका 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स एक फिक्स स्टोशियोमेट्री में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मेरे हिसाब से आपके सामने यह रही डेफिनेशन, देख लीजिए, सेम वही चीज लिखी है कि एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन अ फिक्स्ड स्टोशियोमेट्री। इनको आप एडिशन कंपाउंड बोल दो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोल दो, या फिर अडक्ट बोल दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। सर क्या ये लिखना है क्या? नहीं बेटा, ये लिखना नहीं है ना, इसको घूरना है। घूरो इसको, ये कुछ बोलेगा आपसे थोड़ी देर में, आपके कान में आके कुछ बोलेगा ये, और तब तक घूरते रहना जब तक ये बोल ना दे। यस, आओ एक और एग्जांपल देता हूं एडिशन कंपाउंड का। सर एक कंपाउंड है K2SO4, यस, पोटेशियम सल्फेट के नाम से दुनिया इसको जानती है, और आपने इसमें क्या मिला दिया? सर मैंने इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट, और सर मैंने 24 वाटर के मॉलिक्यूल भी डाल दिए। सर मैंने इनको ठंडा कर दिया, और सर जैसे ही ठंडा किया क्या बन गया? K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट होल थ्राइस डॉट 24H2O। मुझे एक बात बताओ, दुनिया इसको किस नाम से जानती है? क्या आपने इसका नाम सुना है कभी आज से पहले? क्या ये देखा देखा लग रहा है? हाँ, क्या आपने इसको आज से पहले देखा है कभी? अरे बोल तो दो। हाँ, अरे सर ये होता है क्या? दिस इज कॉल्ड एज पोटाश एलम। क्या बोला जाता है इसको? पोटाश एलम बोला जाता है ना। एलम्स के बारे में मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं। एलम्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, है ना, कौन एलम नहीं बनाता, ये सारी चीजें क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है सर, ये पोटाश एलम है, कैसे बना? सर 3 स्टेबल कंपाउंड्स हैं, और 3 स्टेबल कंपाउंड ने आपस में एक फिक्स स्टोशियोमेट्री में रिएक्ट किया है, सर बन गया है पोटाश एलम, है ना। सिर्फ एलम मत बोलो बेटा, पोटाश एलम बोलो, है ना, क्योंकि पोटेशियम से बना है, क्रोमियम से भी बन सकता है, अमोनियम से भी बन सकता है, अमोनियम एलम भी होता है, क्रोमियम एलम भी होता है। दिस इज पोटाश एलम। ठीक है सर, आइए और एग्जांपल देख लो, है ना, आपकी श्रद्धा है, आप लोग लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास फेरस सल्फेट था, है ना, और इसमें मैंने क्या मिला दिया? सर मैंने इसको रिएक्ट करवाया अमोनियम सल्फेट के साथ, और साथ में 6H2O भी ले लिया, और मैंने देखा क्या बन गया? सर बना है आज FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। मुझे एक बात बताओ, इसको दुनिया किस नाम से जानती है? क्या इसका नाम तुम्हें पता है क्या? हाँ, अरे ये रिएक्शन थोड़ी ना है भाई, ये कोई रिएक्शन थोड़ी, कह रहा रिएक्शन याद करनी है क्या? अरे ये कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी है यार, ये 2 से ज्यादा कंपाउंड है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बन गया। हाँ, ये कौन है? मनोहर। अबे बेटा मनोहर सोल्ट नहीं है, अरे भाई, अरे यार ये मोहर सोल्ट है यार। अरे भाई कह रहा मनोहर सोल्ट। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे बेटा इसको दुनिया मोर सोल्ट के नाम से जानती है। बताओ किस नाम से? मोर सोल्ट के नाम से, मनोहर सोल्ट नहीं है बे। हाँ सर कोई बात नहीं, एक आधा वर्ड ही तो, एक आधा अक्षर ही तो ऐड हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। ये है मोहर सोल्ट सर, और ये भी क्या एक तरह का एडिशन कंपाउंड है सर, है ना। एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा जी? ओ भाई लोगों, अरे सही कह रहा हूं ना? डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है, तो एक बार के लिए लिखो, है ना, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। इसको नोट कर लो, डन लिख लो, फिर आगे चलेंगे। यस, हाँ हाँ, यस, अबे हाँ हाँ हाँ। और एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, मैं जितना बता रहा हूं ना उतना ही करना है ना। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये कैसे बना है, क्या बना है, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस एकदम फ्री होके, फ्री माइंड से दिमाग में बैठो, अपनी सारी जो टेंशन है उनको दूर रख के आओ क्लास में, है ना। एकदम शांत मन से, एकाग्र होकर, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुर्सी टेबल लेके बैठो,
है ना, ऐसा ना हो कि सोफे के ऊपर आप लोग बैठे हो, बेड के ऊपर सो रहे हो, सोते सोते पीछे तकिया, पैर के ऊपर पैर, सामने टीवी चल रहा है, ऐसा मत करना भाई, ये बहुत गलत हो जाएगा, है ना। वैसे नहीं करना, एकदम टेबल कुर्सी लेके कमर सीधी, नोट बुक आपके सामने रखी हो, हाथ में पेन हो, जो भी टीवी कैमरा मतलब जो भी आप जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल है या फिर टैब है या फिर लैपटॉप, वो आपके जस्ट सामने रखा हो, है ना। और भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा दूर रहें, पढ़ाई की जगह अपनी फिक्स करें कि मुझे हर दिन यहीं पर बैठ के पढ़ना है ना। क्योंकि जब आप उस स्पेस में जाओगे ना, तो स्पेस में जाने पे ही अपने आप ही आपका माहौल इस तरह से सेट हो जाएगा कि यार मुझे यहां पर सिर्फ पढ़ाई करना है ना। तो एक जगह पे बैठ के हमेशा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अरे बेटा अडक्ट बोला जाता है, नाम है, जैसे एडिशन कंपाउंड नाम है ना, जैसे मनोहर, मोहर, ये नाम है, वैसे ही इसका नाम अडक्ट भी है, इसको अडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। मैं आगे चलूं? नहीं तुम लोग कहो तो आगे चल दूं मेरे, हाँ नहीं तुम लोग कहो तो आगे चलूं, फिर नहीं काय को चलूं, पक्का चलूं ना? यस, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और करते हैं इसका, है ना, एडिशन कंपाउंड का एक आधा एग्जांपल देखो, मैं आपको और बताता हूं। सर देखो हमारे सामने मान लो एफिशिएंट ट्वाइस था या फिर केसीएन था सर हमारे पास, है ना, 4 केसीएन था, और सर इस केसीएन का मन कर रहा है एफिशिएंट ट्वाइस के साथ रिएक्ट करने का। मैंने कहा बेटा मन कर रहा है तो करवा दे रिएक्ट, और तो क्या है। बोले सर क्या बनेगा, 4 केसीएन डॉट एफिशिएंट ट्वाइस बनेगा, और ये जो चीज है आगे चल के पता है किस में कन्वर्ट होगी, सर ये कन्वर्ट होगा K4 एफिशिएंट 6 में। अरे तो सर ये भी एडिशन कंपाउंड है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं होगा एडिशन कंपाउंड, दो स्टेबल कंपाउंड आपस में एक फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्री में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टेबल कंपाउंड होगा, ये भी एडिशन कंपाउंड होगा, क्या दिक्कत है इसमें? यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। अरे हाना तो बोल दो यार, कम से कम इतना तो मतलब कर सकते हो आप लोग, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बताओ, मेरे पास BF3 है। क्या बात कर रहे हो, 3BF? 3BF नहीं है मेरे पास, BF3 है बेटा, दोनों में रात दिन का फर्क है, BF3 है मेरे पास, हाँ। और ये दोनों का मन कर रहा है आपस में एक दूसरे का रिएक्ट करने का। एक बात मुझे बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? सर बिल्कुल है। क्या नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। और जो सब्सटेंसेस लोन पे डोनेट करने की औकात रखते हो, दुनिया उनको लुइस बेस के नाम से जानती है। बोलो जानती है कि नहीं जानती? हाँ सर सुना तो है सर, ऐसा नाम सुना तो है सर, लुइस बेस नाम पढ़ा तो है पहले। क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है, उनको हम लुइस बेस कहते हैं, ठीक है सर। सर BF3 में, सर देखो BF3 में क्या इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, बोरोन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है सर, बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम इसके चारों तरफ सर 6 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सर। सर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अरे मुन्ना ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की है। ये माथे पे हाथ धरे बैठा है, कोई आए और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, इसका भला हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसको मजा आ जाए। और इसकी पुकार किसने सुन ली? NH3 ने सुन ली। NH3 में नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको अपना एक लोन पे डोनेट कर दिया, और जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा, मुझे एक बात बताइए, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सर हमने ऐसा पढ़ा है, अगर किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे दे तो सर हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बताओ ए मुन्ना, ये तूने सुना है क्या यार? ऐसा तूने पढ़ा है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सर ये हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिए सर। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, और ये रहा सर हमारा एडिशन कंपाउंड। ये भी, इसको भी क्या बोला जाएगा? एडिशन कंपाउंड या फिर अडक्ट बोला जाएगा। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, समझ में आ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए, अब ज्यादा एग्जाम्पल और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। इतना एक बार के लिए हो जाए तो नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओ राम, हाँ जी, हो जाए तो एक बार बताएं मुझे कि सर यहां तक हो चुका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पक्का बढ़ जाएं आगे? नहीं सोच लो तुम लोग, तुम कहो तो ही बढ़े आगे, पक्का ना? चलिए चलिए सर, चलिए आगे चलिए सर, किसका वेट कर रहे हैं? मैंने कहा मैं अब एडिशन कंपाउंड को
वो डिवाइड करना चाहता हूं, मैं उसके टाइप बताना चाहता हूं। सर जल्दी करो बेटा। एडिशन कंपाउंड ना दो तरह के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। ठीक है सर, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है डबल सॉल्ट। क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट, है ना। डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं आपको, चिंता मत करना। और दूसरा जो होता है ना, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी लिखा होता है, कुछ जगह पर इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको बेटा? कुछ लोग इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं और कुछ लोग इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेटा आपकी श्रद्धा है, आप क्या कहना चाहते हो, है ना। आप देख लेना अपने हिसाब से, आप क्या कहना चाहते हो। आप इनको कॉम्प्लेक्स सोल्ट कह दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। इतना कह दो, बस कुछ ना कुछ कह दो और कहने के बाद डन लिख दो कि सर हो गया, हमने नोट कर लिया। दोनों में डिफरेंशियल समझा देता हूं मैं, है ना, दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं। ये शुरुआत है बेटा, माहौल बनाया जा रहा है, माहौल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? इस चैप्टर में हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, तो वहां तक पहुंचा जा रहा है, वहां तक माहौल बनाया जा रहा है। और बेटा मजा तो माहौल में ही है, चीजें बाद में पढ़ेंगे लेकिन वहां तक पहुंचना सुख की अनुभूति है ना, वहां तक पढ़ना है। तो अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि ये आया कहां से, सर ये वर्ड आया कहां से, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कहां से आया है। सबसे पहले मैं डबल सॉल्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, है ना। देखिए आपने क्या किया, ये जो सब्सटेंसेस थे आपने इनको ठंडा किया था, ठंडा किया था, तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कौन सी फॉर्म में है सर? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना, सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये सारे के सारे किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जब तक ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तब तक ये स्टेबल है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? स्टेबल है सर। लेकिन आपका मन किया कि इस कार्नेलाइट को मैं उठा के किस में डाल दूं? पानी में डाल दूं। आपने इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया है बेटा जी। अरे मुन्ना, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, यस आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो होगा क्या? सुनिएगा मेरी बात। ये तुम्हारा कार्नेलाइट है, KCl.Mgcl2.6H2O। आपने इसको पानी में डाला है बेटा, उस दिन कमाल हो जाएगा। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, ये 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। सुनो कैसे सर? KCl कैसे टूटता है? अरे सर KCl टूटता है K प्लस प्लस Cl माइनस में। अरे सर MgCl2 कैसे टूटता है? MgCl2 टूटता है Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। और सर पानी है वो आयंस में नहीं टूटता सर, पानी तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड है सर, ये पानी में नहीं टूटता, ये इस तरीके से आयंस में टूट जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इस जब ये आयंस में टूटा है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने? आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने हैं? दोनों का जवाब दीजिए जरा। टोटल नंबर ऑफ आयंस एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस, ये कितने हैं? यस, हाँ। अरे बोलो सर, देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? एक K प्लस Cl माइनस, 1 2 3 और 2 5, मेरे हिसाब से 5 आयंस है। हाँ सर, टोटल 5 आयंस है। देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस, अबे 4 वाला कौन है? 5 है ना बे, ओ चंडू 5, देख 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने हैं सर? देखो एक डिफरेंट K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, सर डिफरेंट आयन तो 3 ही है सर। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर K प्लस आयन प्रेजेंट है, Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, Mg2 प्लस आयन प्रेजेंट है। इसका मतलब वो जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या आप उस एक्वस सॉल्यूशन में इन आयन को टेस्ट कर सकते हो? क्या इन आयंस का टेस्ट करवा सकते हो क्या उस सॉल्यूशन से? बिल्कुल सर, ये तीनों आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो इन तीनों आयंस का टेस्ट देगा। मतलब इन तीनों आयंस के बारे में आप पता लगा सकते हो उस सॉल्यूशन में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो सॉल्यूशन है, solution gives the test of all the ions, है ना। ये सर जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन ऑल आयंस का टेस्ट देता है। ऑल आयंस कौन कौन से? K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Mg2 प्लस हो गया। इन तीनों आयंस का टेस्ट ये वाला सॉल्यूशन देगा। इन तीनों आयंस का पता लगा सकते हो। मतलब ये जो आयंस है, ये आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, ये आयंस अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं।
इन आयंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। दीज आयंस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी बट दिस कंपाउंड लूज इट्स आइडेंटिटी। ये पूरा का पूरा टूट गया, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, लेकिन ये आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, इनका सॉल्यूशन में पता लगाया जा सकता है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, अरे हाँ ना बोल दो। अरे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस, डिफरेंट कौन कौन से? एक के प्लस आयन, एक सीएल माइनस और एक Mg2 प्लस। ये डिफरेंट थोड़ी ना, सीएल माइनस गिन तो लिया, तो डिफरेंट आयन तो 3 हुए और टोटल आयन कितने हुए? 1 2 3 और 2 5, टोटल आयन 5 हो गए। एक बार के लिए नोट करो, इसको डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अगला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसको नोट करो। देखो डेफिनेशन भी ये लिखी है, द कंपाउंड्स व्हिच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज डबल सॉल्ट, है ना। ये डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको समझाया है, एक बार के लिए इसको नोट कीजिए। बाकी एक दो एग्जांपल और देता हूं, फिर आगे चलेंगे। यस, फिर आगे चलेंगे बेटा। इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, जल्दी कर लो। हाँ हाँ, हाँ जी, हो गया। पक्का कर लिया? आओ सर, देखो और एग्जांपल लेते हैं भाई, अभी तुम चिंता क्यों कर रहे हो यार, है ना। देखो सर, हमने एक वो एग्जांपल वो भी तो लिया था। अरे सर, वो थी ना हमारी, क्या थी? अरे सर, पोटाश एलम था ना हमारे पास, बिल्कुल था। ये लो देखो, यही तो था पोटाश एलम। अरे .24H2O, मुन्ना इसको पानी में डाल दे। सर जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा, सर ये पोटेशियम सल्फेट किसमें टूटेगा? सर ये टूटेगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस। सर ये एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटेगा? सर ये टूटेगा, 2 तो Al3 प्लस आयंस हैं और 3 SO4 2 माइनस आयंस हैं, प्लस 24H2 एज इट इज, ऐसा पड़ा रहेगा। मेरा आपसे सवाल है, सर कीजिए, सवाल कीजिए आप, सवाल करना बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ आयंस, है ना, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने होंगे, ये भी बता दीजिएगा आप, लगे हाथ। यस, और तीसरी चीज, सॉल्यूशन कौन कौन से आयंस का टेस्ट देगा? सॉल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ कौन कौन से आयंस, कौन कौन से आयंस, जल्दी बताइएगा, है ना। ये तीनों चीजें फटाफट से करके बता दो। यस, जल्दी से बताओ। और एक और लिखा था हमने एग्जांपल, है ना, मोर सोल्ट वाला भी लिखा था, लिख देते हैं, है ना। देखो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, देखो इसी बहाने। अब सोचो, ये फॉर्मूले आपने 3 बार लिखे, ये लिखने से फॉर्मूले कईयों को याद हो गए होंगे। कार्नेलाइट का फॉर्मूला पहले नहीं पता होगा, लेकिन हमने 3 बार लिखा, KCl.MgCl2.6H2 दिमाग में बैठ गया, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस .24H2 दिमाग में बैठ गया कि ये पोटाश एलम होता है ना। वैसे ही मोर सॉल्ट का फॉर्मूला सर अभी हमने पढ़ा था, FeSO4, है ना, डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 .6H2, सर दिमाग में सेट हो गया। ये कौन कौन से आयंस देगा? सर ये आयंस देखा, Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 6H2, है ना। यहां पर भी आप फटाफट से मुझे बता दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कौन कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस कितने हैं, और कौन कौन से आयन का टेस्ट देगा सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ, जल्दी बताओ भाई, ये वाले आयंस, जल्दी कर दो। हो गया क्या? मेरे हिसाब से हो गया होगा, है ना, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अरे बेटा बोलो तो सही, देखो ना सर, यहां टोटल कितने आयंस है, देखो 2 3 2 5 और 3 8, 8 आयंस है सर। सर डिफरेंट आयंस कितने हैं? सर देखो, एक आयन है पोटेशियम, एक आयन है सल्फेट और एक आयन है एल्यूमिनियम। सर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस है सर 3। और सर ये जो सॉल्यूशन है ना, वो सारे आयंस का टेस्ट देगा। सर कौन कौन से सारे? पोटेशियम आयन हो गया, है ना, Al3 प्लस आयन हो गया और सल्फेट आयन हो गया। सर इन आयन का टेस्ट देगा। इस सॉल्यूशन में इन 3 आयन के बारे में आप पता लगा सकते हो। वैसे ही यहां देखो, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने? 1 2 2 4 और 1 5। सर 5 आयन बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयन कितने हैं? 1 2
और 3। सर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयन 3 है, और ये सॉल्यूशन कौन कौन से आयन्स का टेस्ट देगा बेटा? Fe2+, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। बोलिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आ गया है तो डन लिख देना, हम लोग आगे चल लेंगे। बताओ, कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए। बेटा वाटर नहीं टूटेगा, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, उसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इस वजह से वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, एज इट इज ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा। यस बेटा बोलना पड़ेगा यार, यस यस नो में जवाब देना पड़ेगा भैया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ ऐसा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हो गया। अब इन आयन का टेस्ट कैसे, ये सॉल्यूशन में कैसे पता लगेगा कि Fe2+ आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है, कैसे पता लगेगा? अरे सर इसके लिए सोल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? सोल्ट एनालिसिस में सारे आयंस का टेस्ट आपको बताया जाएगा, ये है तो कैसे पता लगा, ये है तो कैसे पता लगा, इसका कैसे पता लगा, चिंता मत करना आप लोग, है ना। सारे आयंस का टेस्ट बताया जाएगा आपको, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। यस बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, सर ये हमें समझ में आ गया कि एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते थे। डबल सॉल्ट उन एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे आप पानी में डालते हो वो 100% आयंस में टूट जाते हैं ना, वो डिसोसिएट हो जाते हैं सिंपल आयंस में। ठीक है सर। सर अब आ जाओ आप किस पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। किस पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये क्या करते हैं सर? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? मैंने कहा रुक बेटा, इनका भी मैं पहले एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल से ही कहानी तुझे समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आजा, मैंने तुझे एक एग्जांपल दिया था, किसका? 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस, यही तो था ना। 4KCN ने रिएक्ट किया था किसके साथ? FeCN ट्वाइस के साथ, और आपने कहा था सर क्या बनेगा? K4FeCN6 बनेगा, यही बना था ना। आपने एक चीज नोटिस करी कि जब आपने इसको पानी में डाला, यस 6 होगा, 7 होगा, क्या क्या 7 होगा बेटा? क्या 7 होगा? समझा नहीं मैं। त्रुटि 7। क्या कहना है, क्या चाहते हो भाई? अबे 7 कैसे होगा? 8 है ना, 2 3 3 2 5 और 3 8। 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। बेटा 8 ही तो होगा क्या? चलो तुम्हें माफ कर दिया, अभी तो क्या ना, तुम पहली पहली क्लास में आए हो, क्या ही तुम्हें कुछ बोलना। हाँ आओ आओ, देखो इधर आओ। सर हमने K4FeCN6 बना लिया था सर, बन गया सर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैंने ये देखा, ये जो सब्सटेंस है पता है ये कैसे टूटता है? ये सब्सटेंस देखो, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है सर, ये टूटेगा 4K+, और ये है सर FeCN6 4-। सर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में Fe2+ आयंस प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं होंगे सर, Fe2+ आयन का टेस्ट नहीं देगा। क्या ये आगे फर्दर Cl- में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। आपका ये जो कंपाउंड है ये इसी फॉर्म में टूट के रह जाएगा। बेटा ये वाला जो आयन है ना, ये वाला आयन देखो, इसको नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। और ये वाला जो नॉर्मल अपने आयन होते हैं जिनके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर सिंपल आयंस। ये क्या है बेटा? दीज आर सिंपल आयंस। और ये जो आयन है
इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो आयन है बेटा, ये आयन फर्दर Fe2 प्लस प्लस 6Cn माइनस में नहीं टूटता, ऐसा नहीं होता। ये इनकी खास बात होती है, ये इनकी खास बात होती है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज कभी भी फर्दर आयोनाइज नहीं होती। जो हमारा एडिशन कंपाउंड था, सॉरी जो हमारा डबल सोल्ट था, वो डबल सोल्ट 100% साइंस में अगर ये डबल सोल्ट होता तो Fe2 प्लस प्लस CX माइनस भी बनाता। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये इस फॉर्म में प्लस ये वाला आयन बना के रह जाते हैं, फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन Fe2 प्लस और Cn माइनस का टेस्ट देगा या फिर नहीं देगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन Fe2 प्लस और Cn माइनस का टेस्ट देगा या फिर नहीं देगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, जल्दी बताइए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो बे। ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन Fe2 प्लस और Cn माइनस का टेस्ट देगा या फिर नहीं देगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या देगा क्या नहीं देगा? अगर नहीं देगा इन आयंस का टेस्ट, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सॉल्यूशन में कभी भी पता लग पाएगा कि सॉल्यूशन में Fe2 प्लस और Cn माइनस आयन है? नहीं पता लगेगा। तो क्या इन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी? क्या लोगों को इनके बारे में पता लगेगा? नहीं। और अगर इनका नहीं पता लगा, इसका मतलब इन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी सर, लूज हो चुकी है इनकी आइडेंटिटी। नहीं पता ये है या नहीं है, इनका दुनिया पता ही नहीं लगा सकती। इन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये लाइन यहां लिखी है, सम ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। क्या ये लाइन आपको समझ में आई क्या? सम ऑफ द आयंस लूज आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये वाला जो सॉल्यूशन है उसमें K प्लस का तो पता लगा सकते हो, ये जो सॉल्यूशन है वो K प्लस आयन का टेस्ट देगा, लेकिन Fe2 प्लस और Cn माइनस का टेस्ट नहीं देगा। इन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, इसने तो अपनी आइडेंटिटी बना के रखी, इसको आप पता लगा सकते हो। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो शायद। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, आओ मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अब तो दे के रहूंगा मैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने ऐसा है, CuNH3 SO4 है ना, डीप ब्लू कलर होता है इसका, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर आपने पानी में डाला, तो मैंने आपसे कहा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है बेटा, ये नहीं टूटती कभी भी, है ना, ये आयनाइज नहीं होती। ये कैसे टूटेगा? इसने कुछ ऐसा टूटा है ना, थोड़ी देर बाद में आपको खुद को पता लगने लगेगा कि ये कैसे टूटा है। 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सर आपको कैसे पता लगा ये ऐसे टूटा है? अरे यार कॉमन सेंस की बात है, SO4 सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? 2 माइनस। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा रहा होगा, इस पे चार्ज कितना रहा होगा? 2 प्लस, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना। अरे बेटा न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट पे 2 माइनस होता है तो इसके ऊपर 2 प्लस होगा। कोई बोल ही नहीं रहा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये फर्दर Cu2 प्लस प्लस 4NH3 में टूटेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं टूटेगा। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से आयंस का टेस्ट देगा? ये सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन का टेस्ट देगा सर। ये जो हमारा SO4 है, इसको मैं किस नाम से जानूंगा? ये है मेरा सर सिंपल आयन, और ये जो है मेरा, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स आयन। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? ये मेरा कॉम्प्लेक्स आयन है ना, मेरा सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। अब की बार सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स केटायन, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अब की बार ये जो सॉल्यूशन था उसमें किसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी? इसमें Cu2 प्लस ने लूज कर दी और NH3 ने लूज कर दी। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स 100% आयंस में नहीं टूटते, 100% आयंस में नहीं टूटते। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है, कभी भी ये डिसोसिएट नहीं होती, ये एज इट इज रहती है, ये रिटेन रहती है। सम ऑफ द आयंस लूज इट्स आइडेंटिटी बिकॉज वो सॉल्यूशन में कभी आते ही नहीं, तो उनका पता भी आप लगा नहीं सकते। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है बेटा? बोलना पड़ेगा यार, या ज्यादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। अबे लेट गए हो क्या अभी से? समझ में तो आ रही है ना बात? पक्का ना? इसको नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, डेफिनेशन वाले पेज पे ले चलूंगा। एक बार के लिए नोट करो इसको। यस
हाँ, एक बार के लिए और नोट करो, है ना। आप कहोगे तो मैं एक आधा एग्जांपल और दे दूंगा तुम्हें, भले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। एग्जांपल देने में कोई परेशानी नहीं है मुझे। हाँ, यस यस, हो गया क्या पक्का? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर देखो इसकी डेफिनेशन, ये रही डेफिनेशन, देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिखता है दी एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर नोन एज कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। 100% नहीं टूटते। सम ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये दोनों पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, और मेरी आप लोगों से विनती है ये दोनों पॉइंट नोट करें, और नोट करने के बाद वापस से डन लिखें। ये डेफिनेशन है बेटा, स्कूल एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 1 नंबर की, है ना। 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। यस, हाँ, अभी एग्जाम्पल और देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। हाँ, अबे एग्जाम्पल और देंगे अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, एग्जाम्पल दे दूंगा, है ना। एक बार के लिए इतना नोट करो। हाँ, ये तो नोट करो, एग्जाम्पल और दे देंगे। एग्जाम्पल की क्या खास, भरमार है भाई, एग्जाम्पल जितने तुम कहोगे उतने दे देंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ, और क्या, एग्जाम्पल के बारे में मत टेंशन लो, और दे देंगे एग्जाम्पल। हो गया? चले पक्का? आओ सर, और देखो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, आप लोग कह रहे हो तो। अरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे अभी, तुम्हें लग रहा होगा ये मुश्किल चीज है, बहुत आसान चीज है। देखो, एक मैंने एग्जाम्पल और लिख दिया, CrH2O6Cl3, देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको नहीं पता कि ये कैसे टूटेगा, देखो कॉमन सेंस की बात है, ये जो Cl है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखी हुई चीज है, ये तो टूट जाएगा, है ना, ये बाहर टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो ये क्या देगा, 3Cl माइनस देगा। Cl पे चार्ज कितना हो, -1, तो 3Cl पे चार्ज कितना हो गया, -3। अगर 3Cl पे -3 चार्ज है तो मुझे बताइए इस पे चार्ज कितना होगा। अरे सर ऑब्वियस है, इस पे चार्ज +3 होगा, क्योंकि Cl माइनस पे 3 है। ये लो साहब, अब ये जो कंपाउंड है ये फर्दर नहीं टूटेगा, है ना। ये जो कंपाउंड है ये फर्दर इस तरीके से नहीं टूटेगा, है ना, ये नहीं टूटेगा। तो ये जो कंपाउंड है कभी भी Cr3+ का टेस्ट नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसका टेस्ट देगा, Cl- का टेस्ट देगा। यस, खत्म है। अरे बोलो ना यार, अरे तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? बेटा बोलना पड़ेगा यार, आपको बोलना पड़ेगा, पक्का ना। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया, COH2O4Cl2Cl, बताओ ये कैसे टूटेगा। अरे सर देखो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन सर एक बात बताऊं, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, इतना कॉमन नहीं है सर कॉमन सेंस, कैसी बात कर रहे हो। अरे सर Cl पे -1 तो इस पे चार्ज +1। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है सर, सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर कि ये मैं कर पाऊंगा सर, प्लस प्लस Cl- सर, ये देखिए सर ऐसे टूटेगा सर, इस पे -1 आएगा तो इस पे +1 आएगा सर, और ये जो सब्सटेंस है ये सिर्फ और सिर्फ किसका टेस्ट देगा, Cl- का टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट देगा, ये कोबाल्ट आयन का टेस्ट नहीं देगा, ये H2 का टेस्ट नहीं देगा। आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो, है ना। बस आपको ये समझना है बाहर वाले आयन पे चार्ज कितना है, जितना चार्ज माइनस में है इतना चार्ज इस पे प्लस में लगा दीजिए, खत्म, निपटा दिया, है ना। ये 2 एग्जांपल लिख दो, है ना। और भी एग्जांपल आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे बहुत सारे। इस पूरे चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ना है, पूरे चैप्टर में पढ़ना है हमें, पूरे चैप्टर में, तो ऐसे हर जगह पर एग्जांपल आपके सामने आते जाएंगे, डोंट वरी, है ना, सब कुछ आएगा समझ में। इतना नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, फिर आगे चलते हैं, बोलो बोलो। यस यस, डन है क्या, मामला सेट है। चलें आगे चलें, नहीं तुम कहो तो चल लें,
हो गया, नोट कर लिया सबने? ठीक है सर। अब हमें यह समझ में आ गया कि हमें इस पूरे चैप्टर में कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जिनको पानी में डालने पे वो 100% आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे ना सर, हमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है सर। अब लेकिन इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर में ना कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं जो हर जगह पर यूज होती है ना, हर जगह पर छोटी छोटी टर्म्स यूज होंगी, हमें उन छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पहले पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे द टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो बेटा इस चैप्टर में यूज होते हैं ना, तो आप हेडिंग लिखिए टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे चलें। यस, अरे याद नहीं करना है मेरे भाई, ये तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या भाई? अरे याद नहीं करना है, रटना नहीं है इनको, ये तो तुम समझ नहीं रहे हो। याद नहीं, रटना नहीं है, समझना है अभी के लिए, तो है ना, अभी के लिए सिर्फ समझना है। चिंता मत करो तुम, हर चीज अभी थोड़ा वेट तो करो। पहली क्लास में तुम्हें लग रहा है कि तुम मतलब पीएचडी कर लोगे इसमें, थोड़ा वेट करो भाई, ठंडा करके खाओ, एकदम से गरम गरम खाओगे मुंह जल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई टेलीग्राम पे ग्रुप है नहीं है भाई साहब, कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप है ना, व्हाट्सएप पे है ना, किसी और पे है। कोई बुक आती है आपकी मार्केट में, नहीं आती। कोई बुक लिख रहे हो आप, नहीं लिख रहे, है ना, मेरे हिसाब से, ना। हाँ, आइए, सबसे जो पहली टर्म है जो यूज की जाती है उसका नाम है सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन। यस, हाँ, नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं है ऐसा, मतलब इंस्टाग्राम पे भी कोई ग्रुप है नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। हाँ, जो मेरे से पढ़ना है, जितना पढ़ना है मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ, है ना, बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, है ना। तो जितना मेरे से आप पढ़ना चाहते हो, ये क्लास है, इस क्लास में पढ़ सकते हो उतना, है ना। और कोई ना ग्रुप है, ना कोई यूट्यूब चैनल है, ना कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई बुक है जहां पर मैंने अपना सारा ज्ञान डाल रखा है, कुछ नहीं है ना। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे मैं मेरे नाम से वहां मिल जाऊंगा, मैं एग्जिस्ट जरूर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप वगैरह नहीं है ना। हाँ, और ना ही मेरा ऐसा कोई बनाने का कोई इरादा है कि मैं ग्रुप बनाऊं, और ये, है ना, मतलब नहीं है मेरा इरादा, ठीक है। यस, आओ जाओ आओ। हाँ हाँ, नहीं बहुत सिंपल जीवन एकदम हमारा, वो सुना, सादा जीवन उच्च उच्च विचार। अब विचार तो पता नहीं उच्च है कि नहीं है, लेकिन जीवन हमारा सादा जीवन है भाई, है ना, मतलब आ जाओ। देखो सर, सबसे पहला डेफिनेशन है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन, कुछ भी लिखा हो सकता है ना, आपकी श्रद्धा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सर क्या होता है सेंट्रल? सेंट्रल का नाम ही, सेंट्रल का नाम ही है जो बीच में रहता हो। अबे किसके बीच में? हम्म, किसके बीच? किसके बीच में? पढ़ लो बे, शादी हो गई है, ये हो, अभी पढ़ाई कर लो यार। शादी वादी हो चुकी है बेटा मेरी, बहुत बहुत पहले हो गई थी शादी, है ना। हाँ, तो हाँ आओ, ये पढ़ लो ना, मतलब क्या सर, लेकिन थोड़ी सी बात ऑफ ट्रैक चली जाए ना, इधर उधर आते ही सर मजा सा आ जाता है, मतलब बात इधर उधर होते ही सर हम पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, अरे माहौल मसाला मिलने के चांस है, गपूच लो इसको, गपच लो। वो तुमने मूवी देखी है क्या? कौन सी वो, लगान, लगान मूवी होती है ना, उसमें बागा होता है, बागा, और वो कैच कैसे करता है, बॉल को कैच ऐसे कैच करता है, गपच, बागा गपच ले, है ना। जैसे ही आपकी भी यही आदत है, जैसे ही बात एकदम से लाइन से बाहर जाए, पढ़ाई की बात नहीं हो रही, एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, बोले आ गया मसाला, लपेट लो, है ना। हाँ, यही तो मजा है सर, ऑनलाइन क्लास का यही तो मजा है। कोई रोक नहीं सकता हमें, कोई टोक नहीं सकता, जो हम करना चाहें वो करेंगे, हमारी श्रद्धा, हमारी मर्जी, यही मजा ऑनलाइन का, है ना। सामने ऑफलाइन में बैठा हो मास्टर, दूसरे वाले की कॉपी में भी देख ले तो कई बार थप्पड़ पड़ जाती थी, याद है?
तुम्हें तो नहीं पड़ती आजकल, थप्पड़ मारने वारने वाला जमाना तो चला गया है ना। हाँ लेकिन फिर भी मतलब एक टाइम था जब पड़ जाती थी। जैसे ही इधर उधर देखा था पट, उसकी कॉपी में कैसे देख ली, अरे यार कॉपी में देख लिया तो कौन सा गुना हो गया। बहाने ढूंढता था टीचर, हाथ सीधे करने का है ना, हाथ गर्म करने का। लेकिन नहीं है, ऑनलाइन है मतलब। आओ पढ़ लेते हैं हम लोग, आ जाओ। सर देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा था K4FeCN6 है ना, मैंने ये लिखा था। और अभी मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये जो K4FeCN6 है कैसे टूटेगा, ये टूटेगा सर 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। हाँ ऐसे टूटेगा, यस है ना, हाँ ऐसे टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। मेरा क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऑक्सीडेशन नंबर का नाम सुना है क्या? यस दादा बोलो तो सही, तुमने ऑक्सीडेशन नंबर का नाम सुना है क्या? ऐसा नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, सुना है क्या कभी? हम्म 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 हम्म। बताओ तो सही, तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नाम सुना है क्या? पक्का सुना है ना? सोच लो एक बार, पक्का सुना? हाँ सर नाम तो सुना है सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोई बता सकता है क्या मुझे? यहां जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नहीं कोई बता दे, मतलब तुम में से कोई भी होनहार बालक हो, बालिका हो, जो इस बात का जवाब देना चाहे वो इस बात का जवाब दे सकता है। यहां जो Fe है बेटा, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बता दो, तुम में से कोई भी देना चाहे जवाब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा नहीं मानूंगा। सर बिल्कुल है सर, कैसे पता लगा है? अबे सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, देखो सर, ये जो सीएन है, सीएन पे चार्ज कितना होता है सर? सीएन पे चार्ज होता है माइनस, है ना, सीएन माइनस होता है सर, है ना। साइनाइड आयन सीएन माइनस ही तो होता है सर। देखो इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता सर, हम एक्स मान लेते हैं सर। एक सीएन पे -1 चार्ज होता है तो 6 सीएन पे 6 इंटू -1 हो जाएगा। और सर इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा? -4 होगा। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? +2 हो जाएगा ना। लग रहा है ज्यादा तेज बोल लिया मैं। हम्म कितना आ गया सर? +2 आ गया ना। ये हमने 11th क्लास में भी सीखा है, 12th में भी सिखाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करना। एक्चुअली होता क्या, देखो ये कंपाउंड जो है ना, ये पता दिखने में कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि इसके बीच में Fe2 प्लस रखा है, और इस Fe2 प्लस जो है उससे 6 CN- जुड़े हुए हैं। एक CN- ये रहा, एक CN- ये रहा, एक CN- ये रहा, एक CN- ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। और इसके ऊपर टोटल जो चार्ज है वो कितना है? 4 माइनस है। और ये 4K प्लस आपका अलग से पड़ा है, ये ऐसा पड़ा है। यस दिख लिया सर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, Fe2 प्लस पे चार्ज कैसा है? प्लस है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। यस इलेक्ट्रॉन का भूखा है। सीएन पे चार्ज है नेगेटिव, सर ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक देने वाला, बेटा ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। एक लेने वाला हो, एक देने वाला हो, गजब तरीके से बॉन्ड बनता है, बहुत फास्ट बॉन्ड बनता है। ये जो सीएन था, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर था, और कार्बन ने अपने दोनों लोन पेयर दे दिए किसको? Fe2 प्लस को। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, और 6 6 बन गया सर। यस सर, हो क्या रहा है सर? जो सीएन है अपना एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है किसको? Fe2 प्लस को। बात समझ में आई कि सर जो सीएन है वो क्या कर रहा है? सीएन- Fe2 प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर। अरे सर सीएन- इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
इसका मतलब सर ये जो Cn है, क्या मैं इसको लुईस बेस बोल सकता हूं? हां सर बोल सकते हो, दिस इज लुईस बेस, क्योंकि सर इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की होती है। और आगे चल के हम लोग इसी को क्या नाम देंगे, लिगेंड नाम देंगे। इसका नाम क्या है, लिगेंड है, जो क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया है, Fe2+ को दिया है। ये जो Fe2+ है, इस Fe2+ को दुनिया सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन के नाम से जानती है। यस, तो सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम या फिर ऐसा आयन है जिससे ये डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। और क्योंकि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई ये जो कंपाउंड्स हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे नहीं पड़ा है, क्योंकि बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच। अब एक बात और बताओ, ये जो Fe2+ है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा, बोले मुझे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो दे दो दे दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए इसके पास जगह भी तो होनी चाहिए ना। सर इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। जगह कहां होती है सर, जगह होती है वैकेंट ऑर्बिटल। तो मतलब सर ये जो सेंट्रल एटम है, इसकी खास बात क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकता है। सोचो, देने वाले बहुत लोग हैं, लेने के लिए जगह नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, तो सारा बॉन्ड बनेगा कैसे, नहीं बनेगा। देने वाला राजी भी होना चाहिए, और जो लेने वाला है उसके पास रखने के लिए घर भी होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का घर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है ना। तो एक के पास देने के लिए हो, दूसरे के पास रखने के लिए हो घर, तब जाके एक बॉन्ड बनता है ना। तो ये खास बात है, ये खास बात है किसकी, सेंट्रल एटम की, कि उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस। और क्योंकि ये जो Fe2+ है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो क्या मैं इसको लुईस एसिड बोल सकता हूं? हाँ सर, अरे सर बोल दो ना सर, क्या दिक्कत, क्या आपको लुईस एसिड बोल दो सर, ये रहा लुईस एसिड। यस। अच्छा एक चीज और देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो Fe2+ के चारों तरफ ये जो Cn- लगे हैं, ये मर्जी हो जहां वहां जाके जुड़ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इनका अरेंजमेंट रैंडम नहीं होता, इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है कि या तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, स्क्वायर पिरामिडल में जुड़ेंगे, किस में जुड़ेंगे, ये ज्योमेट्री फिक्स होती है। सेंट्रल मेटल के चारों तरफ ये जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है, दैट इज फिक्स्ड, ये फिक्स अरेंजमेंट होता है। मेरी बात समझ में आई? यस। देखिए यहां पर लिखता है कि इंड ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। बेटा ये जो चीज है ना, ये इतनी बड़ी चीज आपने लिखी है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द एटम और आयन टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, है ना। फिक्स नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ये देखो 6 Cn लगे हैं, आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या होगी, हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि किस ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसकी चिंता मत करें। लेकिन वो ज्योमेट्री फिक्स होती है, इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अभी और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप एक बार के लिए डेफिनेशन लिख के ये वाला एग्जांपल नोट कीजिए, और हो जाए तो डन लिखिए, फिर मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करो, इतना एक बार ही लिखो। 2-3 एग्जांपल और देता हूं, एकदम मामला सेट हो जाएगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हो गया, मामला सेट है। आओ देखो और एग्जांपल लिखते हैं, कुछ एक आधा एग्जांपल और देता हूं, सुनो।
जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा था आपके सामने, CuNH3 4SO4। अरे बेटा इसके बारे में आपने कहा था सर ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा CuNH3 4 2 प्लस SO4 2 माइनस, है ना, ऐसे ही टूटेगा सर ये, है ना, ये आपको पता ही है। अब तो मुझे एक बात बताओ, देखो सर यहां इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या? सर हमें नहीं पता सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो X मान ले। सर अमोनिया पे कोई चार्ज होता है क्या सर? अरे सर अमोनिया जो है अरे सर जो अमोनिया है वो तो न्यूट्रल होता है सर, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, इन चारों पे कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा? +2 होगा। इसका मतलब सर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। ठीक है सर, कैसा है जुगाड़? कुछ ऐसा है, कॉपर 2+ है, और सर ये जो कॉपर 2+ है इससे कितने NH3 जुड़े हुए हैं सर? 4 NH3 जुड़े हुए। देखिए सर, एक NH3 ये रहा, एक NH3 ये रहा सर एक NH3 ये रहा, और सर एक NH3 ये रहा। देख रहे हो सर आप? सर आप देख रहे हो आज? और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 2+, और यहां बाहर बैठा है SO4 2-। सर अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये तो मानते हो सर। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर दे दिया, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए सर। चारों एकदम बढ़िया एक फिक्स अरेंजमेंट में बैठे हैं, और वो अरेंजमेंट कौन सा होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखें फिक्स अरेंजमेंट होता है सर। ये जो हमारा Cu2+ है दैट इज माय सेंट्रल आयन, जिससे डिफरेंट स्पीसीज जुड़े हों एक फिक्स अरेंजमेंट में। और ये जो NH3 है सर, इसको दुनिया लिगेंड के नाम से जानती है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लिगेंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो सेंट्रल एटम होता है, लुईस एसिड होता है। बेटा बोलना पड़ेगा। डन है क्या मामला? सेट है क्या? एक एग्जांपल और दिया था, वो लिख लो, और लिख लो भाई, है ना, जिससे कि एकदम तुम्हारे दिमाग से डर जो है ना वो निकल जाना चाहिए यार। मैं चाहता हूं वो डर तुम्हारे दिमाग से निकले। यस सर, ये वाला एग्जांपल दिया था और ये बताया गया था ये कैसे टूटेगा सर। ये कुछ ऐसा टूटेगा सर, +3Cl-। सर मुझे इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसका X मान ले। अरे सर वाटर तो न्यूट्रल है सर, 0 हो जाएगा, X की वैल्यू 3 हो जाएगी सर। मानते हो क्या आप इस बात को? नहीं बताओ, ये वाटर है, न्यूट्रल है यार, इस पे कोई चार्ज थोड़ी ना है। ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल है सर, ये लिगेंड है सर, ये न्यूट्रल लिगेंड है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस तो सर इसमें क्या होगा सर? इसमें कुछ ऐसा होगा सर, ये रहा क्रोमियम 3+, और सर इसके चारों तरफ एकदम गजब गजब सर, एकदम गजब माहौल है सर, है ना सर गजब माहौल है सर। वाटर ने एकदम गजब इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं इसको, क्या मजा ही आ गया सर। 6 वाटर लगे पड़े हैं सर ये देखिए सर, ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल। मेरे हिसाब से अब कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। यस अब तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्लियर है भाई, आसान है, बहुत सिंपल है। सेंट्रल मेटल वो चीज होती है जिससे डिफरेंट ग्रुप जड़े होते हैं, या फिर ऐसे मान लो सेंट्रल मेटल वो एटम है जिसको लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। यार ये एक बात को कितनी तरीके से कहोगे, बकवास है, सीधा बहुत आसान चीज है। लिख लो इसको, नोट कर लो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख के मुझे बता देना, फिर मैं आपको अगली टर्म से रूबरू करवाऊंगा, नेक्स्ट टर्म से, है ना। नोट कर लो जरा। हाँ हाँ बेटा, अरे ठीक है। हुआ क्या ना कि काफी दिनों से मेरी क्लास मैं 8-10 दिन से छुट्टी पे था, है ना, 8-10 दिन से छुट्टी पे था, तो मेरी क्लास हो नहीं रही थी। ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, और इतना तेज़ तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस वजह से आज आया। आज आते ही मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे ही मेरी 3 क्लास होगी, है ना, तो इस वजह से थोड़ा हो जाता है, गला मतलब साथ नहीं देता। लेकिन ठीक है, हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, नोट कर लिया। एक अगली जो टर्म है उसका नाम है लिगेंड। अरे यार ये तो मैं बता चुका हूं, लिगेंड क्या होता है सर? लिगेंड होता है आयन या फिर मॉलिक्यूल विच इज बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। और मैं आपको बताऊं, लिगेंड्स जो होते हैं सर वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, डोनेट पे करते हैं, इसका मतलब ये कैसे होते हैं? लुईस बेस होते हैं, बस खत्म। बहुत आसान है
सर बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना, बता चुका हूं मैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। K4FeCN6, ये जो ये होता है ना, ये इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। तो यहां पर जो लिगेंड है वो कौन है बताओ, CN- है। ये हमारा लिगेंड है। कैसा लिगेंड है सर, ये एनायनिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा ये, सर ये एनायनिक लिगेंड है। क्यों, क्योंकि इस लिगेंड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है सर, है ना। और देखो वो एक और एग्जांपल दिया था ना, ये वाला CuNH3 4SO4, बोलो, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, इसमें लिगेंड कौन था सर, अमोनिया था सर, है ना, अमोनिया लिगेंड था सर हमारा। लेकिन सर ये कैसा है सर, ये न्यूट्रल लिगेंड है सर। कैसा है ये कैसा लिगेंड है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है सर, है ना। और देखो एग्जांपल अभी दिया था, ये वाला CrH2O6Cl3, बताया था ना सर, इसमें लिगेंड कौन है, वाटर है सर। और सर ये वाटर भी कैसा है सर, ये भी, अरे सर बेचारा न्यूट्रल लिगेंड है सर, है ना। ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है सर। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? अरे कुछ कुछ तुम्हें चीज समझ में आ रही है क्या बेटा, एक बात तो बताओ। हाँ सर ये देखो, हाँ जैसे मान लो ऐसा लिखा है CrC2O4 होल थ्राइस 3-। अरे सर ये क्या हो गया सर, ये C2O4 क्या है? हाँ देखो, आपने इसका नाम सुना है, इसको क्या कहते हो आप? अरे सर ये तो ऑक्सैलिक एसिड होता है सर, ये तो ऑक्सैलिक एसिड है सर हमारा, एकदम गजब गजब है, ये तो ऑक्सैलिक एसिड है सर। एक बात बताओ, इस ऑक्सैलिक एसिड का मैं H+ हटा दूं, H+, ये लो सर हटा दो, H+ अगर आपने हटा दिया तो इसको क्या बोला जाता है सर, इसको ऑक्सलेट आयन बोला जाता है सर। क्या है ये, ऑक्सलेट आयन है सर। क्या है, अरे सर ये ऑक्सलेट आयन है सर, बहुत बढ़िया बात है, ऑक्सलेट आयन है सर ये, बहुत बढ़िया। और यही है बेटा C2O4, इस पे चार्ज कितना होता है 2-, C2O4 2-, यही है C2O4, ये रहा ऑक्सलेट आयन है सर। और इसको पता है OX से दिखाया जाता है ना, किससे दिखाया, OX लिखा जाता है इसको, ऑक्सलेट है ना, इसको क्या लिखा जाता है, OX, है ना। तो कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, घबरा मत जाना तुम लोग। इसमें यहां पर लिगेंड कौन सा है, C2O4 2-, और इसको मैं क्या कहूंगा, अरे सर ये एनायनिक लिगेंड है सर। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है सर। समझ गए क्या? यस, हाँ कोई बोल ही नहीं, अरे ये तो पढ़ के आए हो तुम लोग, हाँ सर ओसी में पढ़ के आए हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा के आए सर। बोलो लिगेंड में कोई दिक्कत आएगी क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, अरे लिगेंड में कोई दिक्कत आएगी क्या दादा, बोलना। जो आपका जो सेंट्रल एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लिगेंड होता है। लिगेंड के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अपने आप में एक पूरा टॉपिक है ना। तो इसको एक बार के लिए नोट कर लो, और हम लोग चल लेते हैं आगे, अगली अगली टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं ना, अगली टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, आओ। हाँ अगली टर्म के बारे में पढ़ते हैं। यस, हाँ हाँ बेटा, कैटायनिक लिगेंड भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, सारे एग्जांपल आएंगे, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो आप, सारे एग्जांपल आएंगे, एकदम बढ़िया वाले एग्जांपल आएंगे, लेकिन करेंगे उनको भी, है ना। डन है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब अगला एक एग्जांपल और देते हैं ना। एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अरे ये क्या होता है, बहुत फालतू चीज है। मैंने आपसे ये कहा कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ लिगेंड जो होता है उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। ये जो फिक्स अरेंजमेंट है ना मेरे भाई, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। खत्म। जैसे मान लो ये मेटल है ना, सेंट्रल मेटल को मैं M से दिखा रहा हूं और लिगेंड को L से दिखा रहा हूं। ये 4 लिगेंड इस तरीके से इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं। अरे बेटा ये जो अरेंजमेंट है, क्या आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है? हाँ सर, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। बोलो तो सही, हाँ सर बिल्कुल सही है सर। इसके चारों तरफ, मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन आज किस तरीके से, इस तरीके से। अरे सर ये क्या है, दिस इज माई स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो शायद। अरे सर ये सेंट्रल मेटल है, इसके चारों तरफ ये 5 लिगेंड है सर, ये 5 लिगेंड कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अरे सर इसका नाम क्या है,
अरे सर इसका नाम सुना सुना लग रहा है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे बोलो तो सही, क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है क्या? सर नाम तो सुना है सर, बस बोल नहीं रहे हो तुम। क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है? सर बिल्कुल है। अरे इस सेंट्रल मेटल के तरफ चारों तरफ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरीके से, है ना, ये 6 लिगेंड इस तरीके से जुड़े हुए हैं सर। ये जो अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोला जाता है, और इसको दुनिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहती है सर। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल कह दो या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल कह दो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, बोलिए। तो लिखा है द स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, स्पेशल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट of the ligand atom which are directly attached to the central atom defines a coordinating polyhedron about the central atom, है ना। ये जो अरेंजमेंट है इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोला जाता है सर। क्या गजब चीज है सर, ये बहुत सिंपल बहुत आसान चीज है सर, क्या करना है इसके बारे में, ज्यादा निपटा दिया सर, बोलिए। यस बोलिए, नोट कर लीजिए, नोट हो जाए, डन लिख दीजिए, आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन करवा देते हैं सर, काम खत्म है फिर। हाँ अरे सर देखो एक क्लास निकल गई, कितना आसान एकदम, पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा कि कब 2 घंटे हो गए, पौने 2 घंटे हो गए, है ना। हाँ यस, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो। श्रद्धा मेरी है, अरे बेटा शक्ल देख ले अपनी शक्ल 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 देखो बेटा, है ना, थोड़ा है ना एकदम से हो गया हो गया हो गया हो गया, पक्का। चलो मैं आगे चलूं, सोच लो, पक्का पक्का, आओ आओ। सर एक और डेफिनेशन आती है जिसका नाम है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। भाई निहायती आसान, सुनो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, K4FeCN6। मुझे एक बात बताओ, ये जो एग्जांपल है क्या इसमें सारे के सारे लिगेंड एक तरीके के हैं? हाँ सर सारे लिगेंड एक तरीके के हैं, CN- है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारे लिगेंड सेम हो तो सर उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। होमो मतलब सेम। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें और दिया था, CrH2O6 है, क्या ये भी होमोलेप्टिक का एग्जांपल है? अरे सर बिल्कुल है, यहां पर भी सर सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। एक और एग्जांपल दिया था, देखो CuNH3,4SO4, क्या ये भी होमोलेप्टिक है? बिल्कुल है सर। अरे सर देखो सारे के सारे लिगेंड सेम है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड सेम हो तो सर ऐसे कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और सर एक से ज्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स हो, फिर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, फिर अरे तो उनको हेट्रोलेप्टिक बोल दो। सर एक से एग्जांपल होते हैं क्या? मैंने कहा अभी बता देता हूं, देख ये तेरे सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा है, CrH2O4 Br2 और Br, ये देख, दिख रहा है क्या तुझे इसमें? हाँ सर दिख तो रहा है सर। सर 4 लिगेंड वाटर है और 2 लिगेंड Br2 है सर, ब्रोमीन है सर। सर डिफरेंट लिगेंड आ गए, और अगर लिगेंड डिफरेंट है तो सर लिगेंड डिफरेंट, तो इसका मतलब ये कैसा है सर? ये हेट्रोलेप्टिक है। आपकी श्रद्धा है, आप लोग चाहें तो इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन में भी वही लिखा है। कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर नोन एज होमोलेप्टिक। कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक। क्या आप होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक को पहचान पाओगे क्या? यस अरे बोलो क्या पहचान पाओगे क्या? अरे बोलो ना। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है सर, ये पहचान लेंगे सर हम। डन लिख दीजिए, आगे चलेंगे। डन लिख दीजिए, आगे चलेंगे फिर। यस डन लिख दीजिए, आगे चलेंगे। यस बोलो बोलो, डन है क्या? आसान है, हो जाए तो डन लिखो, आगे चलते हैं फिर, ऐसी क्या बात है। और क्या, एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे, है ना। यस एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी, फिर उसके बाद छुट्टी। एक डेफिनेशन जो मुझे आपको देनी है वो डेफिनेशन, बाकी फिर डेफिनेशन अगली क्लास में होगी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको बता चुका हूं, देखो ये जो आपने लिखा था ना एग्जांपल K4FeCN6, मैंने आपसे कहा था ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4-। मैंने आपसे कहा था ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को आप लोग क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला जाता है,
है ना, और कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर लिखी हुई चीज कभी भी आयोनाइज नहीं होती है। ये तो मैं पता है सर, इसके अंदर लिखी हुई चीज कभी भी आयोनाइज नहीं होती है। बोलिए नहीं होती ना। अरे देखो एक और एग्जांपल देख लो, ये वाला जो एग्जांपल लिखा था कि Cu NH3 4 और SO4, बोलो ये तो लिखा था एग्जांपल। और ये कैसे टूटा था सर? ये ऐसे टूटा था, Cu NH3 4 2+ और SO4 2-। सर ये ऐसे ही टूटा था, है ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो गया सर? ये वाला है सर, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस बोलिए, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह दो। इसके अंदर लिखी हुई चीज कभी भी डिसोसिएट नहीं होती सर, कभी भी डिसोसिएट नहीं होती सर। बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा सर। अरे बोलो, कभी भी डिसोसिएट नहीं होती सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब कुछ आयंस ऐसे हैं सर जो आयनाइज हो गए और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं। जैसे देखो ये K+ जो था ना सर, ये आयनाइज हो गया ना। ये जो आयनाइजेबल आयन है, इसको दुनिया पता है क्या बोलती है? काउंटर आयन कहती है। क्या बोलती है? काउंटर आयन। वैसे ही यहां पर आयनाइज कौन हुआ? SO4 2-। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज योर काउंटर आयन। देखो ये लिखा हुआ है, The ionizable groups are written outside the bracket, है ना। Ionizable groups are written outside the coordination sphere, outside the bracket and are called counter ions। इनको क्या कहते हो? जो बाहर लिखे गए हैं, जो बाहर लिखे गए हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, उनको हम काउंटर आयन कहते हैं। यस, कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा यहां देखो, जो एक और एग्जांपल था, Cr H2O6 Cl3, और ये वाला ऐसे टूटा था, CrH2O6 3+ + 3Cl-, है ना। ये तो था। और सर ये मामला सेट हो गया, यहां क्या दिक्कत है? देखो सर, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये रहा हमारा काउंटर आयन। देखो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें बॉन्ड कैसा है? कोवलेंट है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और इसको ऐसे बोला जा सकता है कि ये वाला आयन और ये वाला आयन कहां प्रेजेंट है? आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। अच्छा, अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आयोनाइजेशन, सर स्पेलिंग कहां से पढ़ गया हो आप? कौन से स्कूल में पढ़े हो सर? आयोनाइजेशन, है ना, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये भी टर्म में होती है आयनाइजेशन स्फीयर, है ना। आयनाइजेशन स्फीयर का मतलब आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। ये वाला केटायन, ये वाला आयनायन एक आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर 2 आयन प्रेजेंट है। ये वाला आयन, ये वाला आयन एक आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला आयन, ये वाला आयन एक आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। कोई बोल ही नहीं रहा। डन लिख दो, पूछूंगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ चीज है ही नहीं, है ना, कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं साला जो तुमसे पूछे कि समझ में आया कि नहीं आया। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, आज इतना ही पढ़ेंगे यार, आज इतना ही पढ़ेंगे। पहली क्लास है, ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, है ना। मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहता कि टूडी सर बहुत पढ़ाते हैं, नहीं। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल आज कुछ भी नहीं है। जो क्लास में पढ़ाया है, जो क्लास में पढ़ाया है रिवाइज करके आना है। एक दो छोटी छोटी टर्म्स और हैं जो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा ना, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की कैलकुलेशन करना, है ना, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, है ना। और तुम्हारी जो ख्वाहिश है, हाँ हाँ एक चीज और है, एक चीज और थी जो मुझे बोला गया था, एक मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है हमारा विद रियल टेस्ट सीरीज ना। तो ये टीचर्स डे पे आपको स्पेशल ऑफर है जो अभी भी चल रहा है कि आप मार्क्स VP MIP मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बैच टेस्ट, रियल टेस्ट और AITS आपको मिलता है। प्राइजेस आपके सामने लिखी है, इसमें टेस्ट टाइप कौन कौन से टाइप के होंगे, कितने टेस्ट कितने होंगे वो आपके सामने लिखे हैं। स्कैन कर सकते हो, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। और अगर आपको डाउट है इसके बारे में, कुछ पूछना है, ये क्या है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कैसे ज्वाइन किया जाता है, एक व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको और इसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
कि आप सब लोग आए, इस क्लास की आपने शोभा बढ़ा दी, है ना। और मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे ऐसी कि जो चीज़ हमने पढ़ी है आज आपको समझ में आई होगी। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरी शक्ल पहली बार देखी है इस प्लेटफॉर्म पे, उनको भी मेरी शक्ल पसंद आई होगी, है ना। और शक्ल पसंद आने से ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया हो, जो मैंने समझाया है वो समझ आया हो। एक चीज़ मैं आपको वापस जाते जाते फिर बोलना चाहता हूँ, क्लास में आप आइए, रेगुलर आइए, हर चीज़ समझ में आएगी, रिवाइज करके आइए, हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, है ना। इतना विश्वास है जो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। क्लास में मैक्सिमम टाइम, जैसा मैंने आपसे कहा, पढ़ाई के लिए डेडिकेट होता है, वो आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो कल फिर क्लास है अपनी, कल आपसे वापस मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।